biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम 12th एग्रीकल्चर का 11वां अध्याय 11वां पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम टिड्डे की बाह्य संरचना, उसका जीवन चक्र और उसका कृषि में महत्व पढ़ने वाले हैं। आइए इस वीडियो में हम सबसे पहले उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं और उसका वर्गीकरण अध्ययन करेंगे कि उसका वर्गीकरण क्या है, कैसी स्थिति पर यह रखा गया है वर्गीकरण में। देखो, टिड्डा या जो ग्रास होपर होता है, वो टिड्डा या ग्रास होपर, उसका वर्गीकरण याद करें। सबसे पहले तो वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन से संघ में है, वर्ग में है, कौन सी क्लास, ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें इसका संघ। क्योंकि आप ये समझें कि टिड्डा एक कीट है, एक इंसेक्ट है, तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं सब कौन से संघ में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनके जो पोडा यानी कि पैर जो होते हैं वो आर्थ्रोज यानी जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, इनके पैर जो है वो कई टुकड़ों के, कई खंडों से मिलकर बने होते हैं। ये खास बात होती है संघ आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में। दूसरा है इसका वर्ग। इसका वर्ग है इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग है इंसेक्टा, यानी कि इंसेक्ट वाला, कीट वाला वर्ग है। कीटों की विशेषता है कि उनका शरीर जो है वो 3 खंडों से मिलकर बना है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, इनमें 3 जोड़ी पैर होंगे, मुख्यतः 2 जोड़ी पंख होंगे, एंटीना होंगे। ये कीटों की विशेषता होती है। ठीक है, उसके बाद में गण। इनका जो गण है वो है ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा इसका गण है। इसके बाद में इनका फैमिली आपको याद रखनी है। इनकी फैमिली है, ग्रासहोपर्स की जो फैमिली है वो है एक्रिडिडी। एक्रिडिडी, एक्रिडिडी फैमिली है इनकी, एक्रिडिडी। कौन सी है फैमिली? एक्रिडिडी है। ठीक है, इसके बाद जीनस और उसके बाद में जाति। ठीक है, उसके बाद में वंश आता है और जाति आती है। तो अभी इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो वो उसमें अपने आप आ जाएगी। ठीक है, वंश और जाति। तो आप अच्छी तरीके से भली बात इस चीज को जानते होंगे कि द्विनाम पद्धति के अनुसार हम किसी जीव का अगर वैज्ञानिक नाम देते हैं तो वो नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उसके वंश और जाति से। अगर आपको इसका वैज्ञानिक नाम याद है तो इसकी वंश और जाति आपको आराम से ऐसे ही याद हो जाएगी, सेम चीज होती है। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है हीरोग्लाइफस। हीरोग्लाइफस, हेरोग्लाइफस, और जाति है बेनियन, या बुक में लिखा होगा बेनियान। ठीक है, इसको उच्चारण बनियन होता है, बेनियन। ठीक है, हेरोग्लाइफस बनियन, हेरोग्लाइफस बनियन। ठीक है, तो यही इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो इसका वंश हेरोग्लाइफस, जाति बनियन, हेरोग्लाइफस बनियन। ठीक है, तो ये हमने देखा इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो साथ के साथ आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी याद करना है। वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? हेरोग्लाइफस बनियन। हेरोग्लाइफस बनियन इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। देखो, इसकी एक और जाति है हेरोग्लाइफस, जो अपने बुक में मेंशन है, दी हुई है, हेरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेट्स। निग्रोरिप्लेट्स, हेरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेट्स, हेरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेट्स। बार बार आपको इनको दोहराना है, याद हो जाएंगे लिखना। तो सबसे पहले हमने देखा इसका वर्गीकरण। ग्रासहोपर या जो टिड्डा होता है, इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या देखा कि ये संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। किस वर्ग का है? इंसेक्टा का है। गण कौन सा है इसका? ऑर्थोप्टेरा। इसकी फैमिली है एक्रिडिडी। फैमिली क्या है? एक्रिडिडी। और वंश और जाति, वंश हेरोग्लाइफस, और इसकी जाति है, एक है बनियन और एक है निग्रोरिप्लेट्स। ठीक है, वैज्ञानिक नाम आपको अच्छी तरीके से याद करना है, हेरोग्लाइफस बनियन, हेरोग्लाइफस बनियन, हेरोग्लाइफस बनियन। दूसरा हेरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेट्स, हेरोग्लाइफस निग्रोरिप्लेट्स, निग्रोरिप्लेट्स। बार बार दोहराओ, याद हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा इसका वर्गीकरण। आखिर इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है और किस आधार पे कहां-कहां इसे
रखा गया है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बाह्य संरचना। इसकी बाह्य संरचना तो देखो मैंने पहले से एक चित्र बना रखा है, इसी के साथ हम समझते जाएंगे इसकी बाह्य संरचना क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से भागों से मिलकर बना है। तो देखो किसी भी इंसेक्ट की बात करें या क्योंकि ग्रास हॉपर की बात कर रहे हैं तो या ग्रास हॉपर, सभी इंसेक्ट की विशेषता होती है कि उनका जो शरीर है वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है, 3 खंड। ठीक है, ये याद रखना है, ये सभी इंसेक्ट की खास बात है। तो चूंकि ये भी एक इंसेक्ट है तो इसकी भी यही विशेषता होगी कि शरीर कितने खंडों से मिलकर बना होगा, 3 खंडों से मिलकर बना होगा। ठीक है, यहां देखो ये जो सबसे पहला खंड है ये है इसका हेड या शीर्ष बोल दो, सिर बोल दो, हेड सिर। ठीक है, इसके बाद में हेड से लेकर यहां 3 खंड जो मैंने बना रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये जो दूसरा भाग इसका यहां जो आपको नजर आ रहा है ये इसका है थोरैक्स, थोरैक्स या वक्ष। क्या कहलाता है, वक्ष कहलाता है। और उसके बाद का जो सारा भाग है यहां तक का, इसे उदर या एब्डोमेन, उदर या एब्डोमेन, उदर। ठीक है, तो किसी भी इंसेक्ट की बात कर लो या ग्रास हॉपर की बात करें, टिड्डे की, तो इसका शरीर 3 भागों से मिलकर बना है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, शीर्ष, वक्ष और उदर, शीर्ष, वक्ष और उदर, इन 3 भागों से मिलकर बना होता है। अब इन भागों पर भी कुछ उपांग, कुछ और संरचनाएं इसके साथ लगी होती है इनके साथ। अब एक एक भाग को अपन समझते हैं कि इसकी बाह्य संरचना में कौन कौन सी क्या क्या खास बात है। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड, सबसे पहले बात करेंगे हम हेड या शीर्ष की। तो इसका ये जो हेड है, ग्रास हॉपर का जो हेड होता है वो 6 खंडों से मिलकर बना है। हेड में भी कितने खंड होते हैं, 6 खंड होते हैं, 6 सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे उपांग पाए जाते हैं। अब यहाँ कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं वो यहाँ चित्र में भी मेंशन करता जाऊंगा और आपको चित्र बनाना भी आ जाएगा। बहुत आसानी से आप चित्र बना लोगे, उसको नामांकित कर पाओगे और वही चीज आपको लिखनी भी है, वही चीज आपको समझनी भी है। उपांगों में सबसे पहला जो उपांग है वो है एंटीना। एंटीना या हिंदी में लिखा होगा इसे श्रृंगिका। एंटीना वर्ड ज्यादा आसान है, एंटीना। ये देखो यहां जो ये मैंने 2 बना रखे हैं ये दोनों है एंटीना। ठीक है, तो इंसेक्ट्स में या ग्रास हॉपर में कितने, 2 एंटीना पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, इसके शीर्ष पर पाए जाते हैं, इसका हेड पार्ट पर ये पाए जाते हैं। इसका जो एंटीना है वो काम क्या करता है, ये लगभग हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं उन ज्ञानेंद्रियों के सारे काम ये करता है। जैसे हमारी मुख्यतः 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, एक जो त्वचा जो स्पर्श का ज्ञान करवाती है, एक नाक जो हमें गंध का ज्ञान कराती है, एक जीभ जिह्वा जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है, ठीक है, आंखें जो हमें देखने का ज्ञान करवाती है। तो लगभग इसके आंखों वाला काम छोड़ के सारे काम ये करती है। ठीक है, एंटीना का कार्य क्या है, एंटीना स्वाद का ज्ञान भी करवा देती है, एंटीना इन्हें गंध का ज्ञान भी करवाती है, एंटीना इन्हें स्पर्श का भी ज्ञान करवा देती है, एंटीना इन्हें दिशा का ज्ञान भी करवाती है कि हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसके एंटीने काट दिए जाए तो ये हमेशा गोल 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 घूमता रहेगा। तो हमने देखा कि एंटीना जो है वो स्वाद का ज्ञान करवाता है, गंध का ज्ञान करवाता है, स्पर्श का ज्ञान करवाता है, दिशा का ज्ञान करवाता है और कंपन भी महसूस करवाता है। कंपन या यूं कहें सुनने में भी ये सहायता कर रहा है। सुनने में हवा में किसी तरह के कोई वाइब्रेशन हो, कंपन हो और सुनने से संबंधित कार्य जो है एंटीना का होता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपांग है ये एंटीना।
ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, एक बड़ी सी जाली जैसी बनाई है स्ट्रक्चर, इसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। संयुक्त नेत्र, कंपाउंड आई, ये है संयुक्त नेत्र। संयुक्त नेत्र जो होते हैं वो टिड्डे में 2 होते हैं। शीर्ष भाग पर टिड्डे में 2 संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। जो कि नेत्र है तो क्या कार्य करेंगे, देखने से संबंधित इनका कार्य है। अच्छा, इनको संयुक्त नेत्र क्यों कहा? एक्चुअली होता क्या है कि जो संयुक्त नेत्र इनको इसलिए कहा क्योंकि ये वास्तव में एक आंख न होकर कई आंखों से मिलकर बनी संरचना है। कई छोटी छोटी आंख होती है, या कई सारे इसमें लेंस होते हैं और सभी मिलकर एक इमेज, एक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें संयुक्त नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त नेत्र कहते हैं। और इसकी संयुक्त नेत्र की जो इकाई होती है, इसकी जो एक भाग होता है उसे ओमेटिडियम कहते हैं। ओमेटिडियम कहते हैं। ओमेटिडिया बहुवचन है, ओमेटिडिया यानी कि बहुत सारे भाग। अगर उसके एक की बात करें तो ओमेटिडियम। ठीक है, और ओमेटिडियम, बहुत सारे ओमेटिडियम मिलकर जो संरचना बना रहे हैं उसे संयुक्त नेत्र कहते हैं। संयुक्त नेत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरी संरचना हमने शीर्ष भाग पर देखी, संयुक्त नेत्र। सामने जो ये जो 2 नेत्र होते हैं, इन 2 नेत्रों के अलावा कुछ और प्रकाश संवेदी संरचनाएं पाई जाती है, जो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है। क्या? प्रकाश संवेदी संरचना। जैसे मैंने यहाँ 2 बना रखी है। ये जो प्रकाश संवेदी संरचना है इसे ओसिलाई या उपनेत्र कहते हैं। उपनेत्र या ओसिलाई इन्हें कहते हैं। उपनेत्र, उपनेत्र, ये भी प्रकाश संवेदी अंग होता है, उपनेत्र। ठीक है, हमने 3 संरचनाएं देखी शीर्ष पर। चौथी जो संरचना है वो उनमें पाए जाते हैं मुखांग। क्या पाए जाते हैं? मुखांग, माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। मुखांग या माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। अब मुखांग है मुख्य अंग, क्या कार्य करेंगे? ये चबाने से संबंधित होंगे, काटने और चबाने। मैं यहां बता रहा हूं मुखांगों को। टिड्डे में जो मुखांग होते हैं वो काटने एवं चबाने प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? इनका प्रकार कैसा होता है? काटने और चबाने। क्योंकि हम सब जानते हैं कि टिड्डा जो होता है वो शाकाहारी होता है। टिड्डे की खास बात यह है, ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है। कैसा होता है? शाकाहारी। इसे खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। जो ग्रासहोपर्स होते हैं उन्हें खरीफ का टिड्डा भी कहते हैं। खरीफ का टिड्डा। और ये शाकाहारी होते हैं। एक बात और याद रखना, इनकी स्थिति और याद रखिए कि ये पाए कहाँ जाते हैं, किन किन जगह, कौन कौन से देश के हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये ऐसे जीव हैं जो किसी देश की सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, ये तो पूरे विश्व में ही पाए जाते हैं, इसलिए विश्व व्यापी है। इनके लिए कोई देश की सीमाएं नहीं है, कोई देश की स्थिति नहीं है, ये तो पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये शाकाहारी है, शाक अगर ये खाते हैं तो शाकाहारी है तो उनको काटने, उनकी जो पत्तियां होती है या तने के जो कोमल भाग है उनको ये काटने के बाद उसको चबा के खाते हैं। ठीक है, इसलिए इनके दांत काटने और चबाने प्रकार, इनके जो मुखांग है वो काटने और चबाने प्रकार के। मुखांग कैसे होते हैं? काटने और चबाने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो मुखांग या इसके जो शीर्ष की स्थिति है वो हाइपोग्नेथस प्रकार की होती है। हाइपोग्नेथस प्रकार की होती है, हाइपोग्नेथस प्रकार की होती है। अब ये समझिए हाइपोग्नेथस क्या होता है। देखो, जितने भी, मैं यहां इसको समझाता हूं आपको, जितने भी जो कीट हैं उन कीटों के धड़ अक्ष की तुलना में शीर्ष किस तरह व्यवस्थित है उस आधार पर उसे 3 भागों में बांटा है। क्या कहा मैंने? जैसे ये कीट का
शरीर का एक्सिस मान लो, ये कीट का शरीर है, इसमें दो चीजें आएगी, उसका वक्ष और उदर। इसमें एक तो वक्ष है और दूसरा उदर है, ये एक्सिस है। इस अक्ष की तुलना में इसका ये जो सिर है, तीसरा भाग जो यहाँ जो सिर इसके पाया जाएगा, इसका जो मुख्य मान लो या इसका शीर्ष भाग पाया जाएगा, इसके पाए जाने की स्थिति कैसी है, इस आधार पर कीट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कीट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि बार बार ऐसे शब्द आएंगे, हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस, ठीक है, ये होते क्या है। तो कीट जो है उसका ये जो वक्ष और उदर वाले जो एक्सिस है उसकी तुलना में शीर्ष किस तरह व्यवस्थित है, उसका मुख वाला भाग किस तरह व्यवस्थित है, उस आधार पर कीट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्रोगनेथस, प्रोगनेथस, ठीक है। दूसरा है हाइपोगनेथस, प्रोगनेथस, हाइपोगनेथस, और तीसरा है ओपिस्थोगनेथस, प्रोगनेथस, हाइपोगनेथस और ओपिस्थोगनेथस। देखो होता क्या, अब आप समझिए बहुत आसान शब्दों में, अगर उनके वक्ष और उदर का जो एक्सिस है उसकी तुलना में सिर अगर उसी अक्ष की सीध में ही हो बिल्कुल, तो उसे कहते हैं प्रोगनेथस। क्या कहते हैं? प्रोगनेथस। ये हेड पार्ट है और इनका थोरेस और एब्डोमेन इसकी सीध में एक ही एक्सिस में हो तीनों, तो उसे कहते हैं प्रोगनेथस। क्या कहते हैं? प्रोगनेथस प्रकार है। दूसरे कीट वो होंगे जिनमें वही थोरेस और एब्डोमेन, इन दोनों के एक्सिस की तुलना में अगर सिर जो है वो लगभग 90 डिग्री की स्थिति में इस तरह व्यवस्थित है, यहाँ लगभग 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है, सिर अगर इस तरह का व्यवस्थित है, तो उसे कहते हैं हाइपोगनेथस। क्या कहते हैं? हाइपोगनेथस। और जो टेढ़ा है उसको देखो, इसका सिर बिल्कुल इसी व्यवस्था में होता है, इसलिए इसके जो मुखांगों की स्थिति है, इसके शीर्ष की स्थिति कैसी होगी? हाइपोगनेथस। तीसरी जो स्थिति होती है ओपिस्थोगनेथस, इसमें इसके वही थोरैक्स और एब्डोमेन का जो एक्सिस है उसका एक्स की तुलना में सिर जो है वो वास्तव में न्यून कोण बना के रहता है। आप ऐसे समझिए, इस तरह व्यवस्थित रहते हैं, बहुत नजदीक होते हैं उसके। न्यून कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम का कोण, ठीक है। कोण कितने होंगे? 90 से कम का ये एंगल रहेगा हमेशा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 90 अगर हो गया तो हाइपोगनेथस हो जाएगा, इससे कम का ही बीच में कोण होगा। तो अगर सिर इस तरह अंदर की तरफ, उसके उदर भाग की तरफ, अंदर की तरफ, वक्ष की तरफ घुसा हुआ है ना, इस तरह व्यवस्थित है, अगर उसका शीर्ष आप ऐसे समझे ये एक्सिस है, अगर उसका सिर इस तरह है तो वो होगा ओपिस्थोगनेथस। अगर सिर उसका बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे लगभग, हाइपोगनेथस। अगर सीधा है तो प्रोगनेथस, ठीक है। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इनके उदाहरण क्या क्या हैं। आप अपने आसपास के कीटों को ऑब्जर्व करो, उनको देखो, उनको प्रेक्षित करो, पता करो कि उनके शीर्ष की स्थिति किस तरह है, उनका जो मुखांग है वो उसके धड़ अक्ष की तुलना में कैसे लगे हुए, इसका पता आपको करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन से कीट आपने देखे और वो इस तरह की व्यवस्था वाले हैं या नहीं है, आपको ये सब बताएं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इनके जो मुखांग है वो हाइपोगनेथस प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? हाइपोगनेथस प्रकार के, काटने और चबाने प्रकार के, ठीक है। तो हमने शीर्ष भाग में 4 महत्वपूर्ण चीजें देखी। पहला एंटीना, दूसरा ओसिलाई, उपनेत्र जिसे कहते हैं, तीसरा इसमें संयुक्त नेत्र, और चौथे इसके मुखांग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके धड़ भाग को। नेक्स्ट है इसका धड़ या थोरैक्स। सभी कीट जितने भी हैं इस दुनिया में, उन सब कीटों की एक विशेषता होती है कि इनका जो धड़ होता है वो 3 खंडों का बना होता है। इनका धड़ कितने खंडों का बना होता है? 3 खंडों का बना होता है।
इनके धड़ 3 खंडों का बना होता है, 1, 2 और 3 खंड होते हैं। धड़ कितने खंडों का बना होता है? 3 खंडों का बना होता है। और प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। पहले खंड पर भी एक जोड़ी, एक इधर, इस तरह से, ठीक है। दूसरे पर भी एक जोड़ी और तीसरे पर भी एक जोड़ी। तो टोटल कितने हो गए? 6, ठीक है। टोटल उपांग पैर जो है उनमें लेग्स कितने हो गए? 3 जोड़ी। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी पैर या लेग्स इसमें पाए जाते हैं। इनके खंडों के नाम भी होते हैं, ठीक है। जैसे जो पहला जो खंड है उसे प्रोथोरेक्स, दूसरा जो है उसे मीजोथोरेक्स, और तीसरा जो है उसे मेटाथोरेक्स। पहला खंड प्रोथोरेक्स, दूसरा खंड मीजोथोरेक्स, तीसरा मेटाथोरेक्स, ठीक है। बहुत आसान से। और प्रत्येक खंड पर एक एक जोड़ी पैर पाए जाएंगे। इसमें भी जो सबसे पीछे वाला जो पैर है, जो मेटाथोरेक्स पर जो होता है, जो तीसरे नंबर का जो पैर होता है, ये पहले वाले 2 पैरों की तुलना में, पहले वाले जो 2 जोड़ी हैं, इन पैरों की तुलना में मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं। जंप करने, कूदने फांदने में ये इनकी मदद करते हैं। तो ये जो इनके पैर हैं, कौन सा वाला? तीसरी जोड़ी, जो कहां पाया जाएगा? मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेक्स पर जो होते हैं ये बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। और इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इससे ये कूद सकते हैं, तो ये कूदने में सहायक है। और ग्रासहोपर्स की खास बात यही है कि ये जंपिंग प्रकार के जंप करते रहते हैं, ठीक है, एक फसल से दूसरे फसल पर। तो कूदने में सहायता करते हैं ये। और इसके गुण ये है, ये कूदने में इतनी मदद कैसे कर रहे हैं? क्योंकि इनके ये जो 2 भाग है, फीमर और टिबिया, ये अधिक लंबे और मजबूत होते हैं। कौन से भाग? फीमर और टिबिया। ये दोनों भाग, हाइंड लेग जो है, ये तीसरे नंबर का जो है, ये अधिक मजबूत होता है। फीमर और टिबिया अधिक मजबूत, शक्तिशाली और मांसपेशियों पर जुड़ा हुआ, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसके एक बार पैरों की संरचना को और देख लेते हैं। इसके जो लेग्स होते हैं, वो जो लेग्स होते हैं उनके 5 खंड होते हैं। क्योंकि आर्थ्रोपोडा की विशेषता ये है, आर्थ्रोपोडा यानी कि पैर कैसे हैं? जॉइंटेड है, जॉइंटेड लेग्स। तो इनके अगर पैर की संरचना में यहां बनाऊं तो इनके पैर में, इनके लेग्स में 5 खंड होते हैं। पहला खंड बनाया, फिर उसके बाद में दूसरा, तीसरा जो है इनका बड़ा खंड होता है, चौथा भी इसी तरह बड़ा खंड होता है लेकिन पतला होता है, पांचवा जो खंड होता है वो बड़ा विशेष होता है, वो भी खंडित और होता है। ग्रासहोपर्स जो होते हैं, टिड्डे जो होने, उनमें 3 खंड पाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ इस तरह पैड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह 5 खंड हो गए, ये चौथा खंड और ये इतना 5वां खंड, ये पूरा। पहला जो खंड है उसे कोक्शा कहते हैं, पहले खंड को कोक्शा। दूसरा जो खंड है उसे ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर कहते हैं, कोक्शा, ट्रोकेंटर दूसरा। तीसरा जो खंड है उस तीसरे खंड को फीमर कहते हैं। मनुष्य में भी फीमर होती है, ठीक है, जो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। तो यहाँ तीसरा खंड इनका फीमर कहलाता है। चौथा जो खंड है उसे टीबिया कहते हैं, चौथे खंड को टीबिया कहते हैं। और जो 5वां खंड है उसे टार्सस कहते हैं, टार्सस। और जो टार्सस होता है वो सेगमेंटेड होता है, यानी कि खंडित होता है, खंड पाए जाते हैं। और जो टिड्डा, जो ग्रासहोपर होता है, उसमें ये खंड कितने होते हैं? 3 खंड होते हैं। इसलिए जो पहला खंड है इसमें यहाँ पहला, ये दूसरा खंड, ये तीसरा खंड। पहले खंड को प्रीटार्सस कहते हैं, टार्सस। दूसरे खंड को मीजोटार्सस और तीसरे खंड को मेटाटार्सस कहते हैं, ठीक है।
तो हम इसके पैरों की विशेषता है क्या क्या, हमने इसके भागों को देखा कि इसकी जो लेग होती है वो 5 खंडों की बनी है। पहला खंड कोक्सा, दूसरा ट्रोकेंटर, तीसरा फीमर, चौथा टीबिया और पांचवा टार्सस। और टार्सस ओवरखंडित होता है, खंड उसकी 3 होते हैं, ठीक है, इसमें टिड्डे में, जिसे प्री टार्सस, मीजो और मेटाटार्सस कहा। तो हमने इसके पहले लेग्स की बात की। अब बात करें इसी के थोरेक्स भाग में ही, इसके वक्ष भाग में ही पंख पाए जाते हैं। और पंख पाए जाते हैं टोटल 2 जोड़ी। कितने होते हैं? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी मतलब कितने हो गए? 4 इनमें पंख पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पंख पाए जाते हैं। क्योंकि पंख है तो किस काम आएंगे? उड़ने के कार्य ये करेंगे। ये याद यहां रखना है आपको कि पहले खंड में पंख नहीं पाए जाते हैं। पंख कहां होते हैं? दूसरे और तीसरे वक्ष खंड में, यानी कि मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स पर पंख निकले होते हैं 2 जोड़ी, प्रत्येक पर 2-2। ठीक है, तो वक्ष भाग की हमने बात कर ली। इस पे क्या पाए जाते हैं? एक तो लेग्स पाई जाती है और दूसरे विंग्स, पंख इन पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं इसके तीसरे भाग की, जिसे कहते हैं एब्डोमेन, उदर भाग की। तीसरा इसका जो भाग है उसे एब्डोमेन कहते हैं, उदर कहते हैं। इसका जो उदर है वो 11 खंडों का बना होता है। कितने खंडों का बना होता है? 11 खंडों का। कुछ बुक्स में और या फिर कुछ एंटोमोलॉजिस्ट जो वैज्ञानिक होते हैं वो ये मानते हैं कि इसमें 11 खंड नहीं होते बल्कि 10 खंड ही होते हैं। ठीक है, और जो 11वां टुकड़ा है वो वास्तव में 10वें खंड का ही एक हिस्सा है। तो आपको दोनों तरीके से बात की आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये जो पूरा भाग है ये कहलाता है उदर। उदर में टोटल 11 खंड पाए जाते हैं। और कुछ बुक्स मान लो, कुछ वैज्ञानिक मान लो, उनका ये मानना है कि वास्तव में 10 ही खंड होते हैं। 11वां खंड जो है, ये जो टुकड़ा है, वास्तव में 10वें खंड का ही एक हिस्सा है। तो 10 मान के चल लीजिए। ठीक है, इस तरह इसमें टोटल 10 खंड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने नाम बना रखा है। 11वां ये इसका हिस्सा मान लीजिए। ठीक है, ये उधर की बात थी। अब उधर जब इसका अगर हम उसको इस तरीके से देखें, अभी तो ये इस तरह बना हुआ है, अगर आप इसे एक कीट के रूप में देखें, अगर इसके बॉक्स को, ये जो पूरा बॉक्स अगर इसे ये यहाँ से मैं अलग करूं एक खंड को, ठीक है, तो इस खंड की ये विशेषता है कि इसके पृष्ठ भाग में एक अलग संरचना होगी, अधर भाग में अलग होगी और पार्श्व भाग में अलग होगी। एक बार आप इसे पृष्ठ भाग, ये एक टुकड़ा मान लीजिए, इसका एक खंड हमने लिया, और ये जो पृष्ठ भाग है, इस पृष्ठ भाग को, ये जो ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर से आपको नजर आ रहा है, इस भाग को टर्गम कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्गम कहते हैं। पृष्ठ भाग पर जो ये कवचनुमा संरचना है उसे टर्गम कहते हैं। और अधर भाग में जो है उसे स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। टर्गम और स्टर्नम। ठीक है, और इसके जो पार्श्व भाग होते हैं, इसकी जो साइड वाली जो वॉल्स पर जो संरचना होती है उसे प्लूरोन कहते हैं, या प्लूरा बहुवचन के रूप में प्लूरा कहते हैं। ठीक है, यहां से तो खंड जुड़े होंगे, इस जगह दूसरा खंड जुड़ा होगा, उधर दूसरा। तो इधर जो पार्श्व साइड है, इन पार्श्व साइडों को प्लूरोन कहते हैं। बहुवचन में कहें तो प्लूरा कहते हैं। ठीक है, इसी प्लूरा भाग में बीच में कहीं छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ विशेष प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जो एक तरह से इनके नाक का कार्य करते हैं, श्वास लेने में ये सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें श्वसन छिद्र या स्पाइरेकल कहते हैं। श्वसन छिद्र या स्पाइरेकल्स कहते हैं। श्वसन छिद्र या स्पाइरेकल्स कहते हैं। एक खंड में एक जोड़ी होते हैं। एक खंड में कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। लेकिन इनमें जो स्पाइरेकल्स होते हैं वास्तव में उदर में
पहले से लेकर 8वें खंड तक ही होते हैं, यानी कि यहां पर भी स्पाइरेकल्स सब में होंगे, 9वें और 10वें खंड के स्पाइरेकल्स नहीं पाए जाते। स्पाइरेकल्स की अगर बात करें उदर में पहले से 8वें खंड तक प्रत्येक में एक जोड़ी पाए जाते हैं। प्रत्येक में कितने पाए जाएंगे? एक जोड़ी। और कहां नहीं पाए जा रहे हैं? 9वें और 10वें खंड पर ये स्पाइरेकल्स नहीं पाए जाते। इसी तरह थोरेक्स पर भी दूसरे और तीसरे खंड पर प्रत्येक पर एक जोड़ी स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 यहां है, 2 यहां है, ठीक है। 2 तो कहां है? 2 जोड़ी वक्ष में है। कौन से भाग में है? वक्ष भाग में है। और 8 जोड़ी हम कहां देख रहे हैं? उधर भाग में है। तो टोटल कितने हो गए स्पाइरेकल्स? टोटल स्पाइरेकल्स हो गए 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स इनमें पाए जाते हैं, जो कार्य क्या कर रहे हैं? श्वास अंदर लेने का। इनका जो ट्रैकियल सिस्टम जो होता है, ट्रैकियल सिस्टम द्वारा जो ये श्वास लेते हैं, उनका बाहरी क्षेत्र स्पाइरेकल्स कहलाता है, जो यहाँ इस तरह पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें जो लास्ट जो खंड होता है, जैसे यहां मैंने बना रखा है, उधर का जो लास्ट जो खंड होते हैं 8वें 9वें, ये जो मुख्य जो खंड होते हैं, ये फीमेल्स में केवल मादाओं में विशेष तरह के नुकीले बने रहते हैं। किसमें पाए जाते हैं? केवल मादा की बात कर रहा हूं। ये इनके पहचान का एक तरीका भी है। टिड्डे में जो मादाएं होती है, उनके ये अंतिम खंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। इस तरह पॉइंटेड होते हैं, आगे जाके नुकीले बनते हैं। मेनली उनका 8वां और 9वां खंड, ठीक है, वहीं से ये इस तरह नुकीला होना प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो नुकीले वाले जो संरचना है, वहां बनती है एक विशेष तरह की संरचना, जिसे ओविपोजिटर कहते हैं। ओविपोजिटर कहते हैं। ओविपोजिटर कहते हैं, ठीक है। अंडोत्सर्जक अंग कहते हैं, ठीक है। अंडोत्सर्जक, जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, ओविपोजिटर। ओवी मतलब यहाँ एग से है, ओवा एग, ओविपोजिटर। और पोजिट करना मतलब डिपोजिट करना, रखना, ठीक है। तो ये एग को रखने का कार्य करते हैं, या यूं कहें एग को डिपोजिट करने का कार्य करते हैं। अभी इनका जब हम जीवन चक्र पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये करते क्या है। इनकी जो मादाएं हैं वो अपने उदर भाग को, जो लास्ट का जो उदर भाग है, उसे मिट्टी में अंदर धसाकर और फिर वहां अंडे देने का कार्य करती है। अब मिट्टी में धसाने के लिए इसका अंतिम खंड का नुकीला होना जरूरी है, ठीक है। तो वो भाग जो है वो ओविपोजिटर कहलाता है मादाओं में। क्या कहलाता है? ओविपोजिटर कहलाता है। और इनके अंतिम खंड पर मल द्वार पाया जाता है। मल द्वार, एनस पाया जाता है, जिसके द्वारा ये अपने अपचित भोजन को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने टिड्डा ग्रासहोपर जो है उसकी सामान्य जानकारी, उसका वर्गीकरण और उसकी बाह्य संरचना को हमने डिटेल से जाना। इसी तरह जुड़े रहिए biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए।